नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका गाइड और कोच प्रतीक कौल और आज मैं आपके साथ एक बुक रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ। बुक का नाम है शू डॉग। सच बताऊँ तो दोस्तों ना मैंने इसके लिए कुछ प्रिपरेशन की है ना मेरे पास कोई पॉइंटर्स है। मेरा जस्ट मन कर रहा है इस बुक के बारे में कुछ बोलने के लिए। आमतौर पे आप लोगों ने बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी, बहुत फेमस बुक्स है और मैंने भी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है बट ये बुक एकदम दोस्तों अलग है। एक अलग ही लेवल की बुक है। जो भी इंसान किसी भी लाइफ में किसी भी स्टेज में है, कुछ हासिल करना चाहता है, किसी का कोई मकान है, मुकाम है, किसी का कोई क्या कहते हैं एम्बिशन है, आप कहीं जाना चाहते हो और अगर आपको निराशा मिलती रही है, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। इस बुक में फिल नाइट ने जिस बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को प्रेजेंट किया है और नाइकी ब्रांड जो कि है उसके बारे में बताया है कैसे उसने संघर्ष पे संघर्ष किया है, कितना ज़्यादा परसिस्ट किया है, ये काबिले तारीफ है। इस बुक में कोई भी आपको ऐसा मोमेंट नहीं लगेगा कि आप कहोगे यार ये बुक तो बोरिंग है मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। आप जब ये बुक पढ़ेंगे, मैंने तो खैर पीडीएफ में पढ़ा है और पीडीएफ में तो उतना भी मज़ा नहीं आना चाहिए बट उसके बावजूद मैं इस बुक को छोड़ नहीं पाया। मैंने लगातार 2-3 दिन ये बुक हर रोज़ 3-4 घंटे पढ़ के ख़त्म कर दी। इस बुक की बात ही अलग है कुछ। ये बुक आपको इतना ज़्यादा इंस्पायर करेगा कि आपका कोई भी एम्बिशन हो, कितने बड़ा सा बड़ा हो, आप उसको अचीव करने के लिए आज से ही लग जाएंगे। सो संक्षेप में बताऊँ तो ये स्टोरी है नाइकी शू जो बहुत बड़ा ब्रांड है उसके एवोल्यूशन के बारे में। कैसे एक छोटा सा माइंड में जो थॉट था, वो थॉट एक इतना बड़ा मोमेंटम बन गया, इतना बड़ा ब्रांड बन गया और ब्रांड क्या आपकी डेली लाइफ में एक वो पार्ट एंड पार्सल की तरह बन गया है। जो इसके ऑथर है फिल नाइट, ये उसकी एक रियल लाइफ स्टोरी है कि जिसमें उनको एक ऐसे ही एक आइडिया क्लिक किया। वो बहुत बड़े मतलब एथलेटिक्स थे एथलेटिक थे अपने स्कूल के ज़मानों में, अपने कॉलेज के दिनों में और उनको स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था और जो बंदा एथलीट है उसके लिए जो एथलेटिक शू है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यही एक थॉट है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट शू बनाऊं एथलीट्स के लिए, ताकि उनकी लाइफ में भी एक डिफरेंस लगे। एक जो एथलीट है उसको भी कुछ लगे कि जिस चीज़ को वो पहन के भाग रहा है, जिस भी एक्सेसरी को वो स्पोर्ट कर रहा है, उससे एक कनेक्शन बने और वो कनेक्शन ही आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करे कि आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करें। तो शुरुआत में जो इसके ऑथर है फिल नाइट, वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जापान से वो जूते इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और ये भी थॉट उनके दिमाग में कैसे आया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो पहले जर्मनी से प्रोड्यूस होके अमेरिका में आते थे, बड़े बिकते थे, उसके बदले अब जापान से टेक्नोलॉजी ने उसको बीट करना शुरू कर दिया और जापानीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने लग गए। तो ये एक कनेक्शन उनके माइंड में रहा कि अगर जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स इतना अच्छा कर सकते हैं तो जापानीज शूज़ भी कुछ कर सकते होंगे। ये उनका थॉट था माइंड में। तो ऐसे ही फिर वो जापान चले जाते हैं। जापान जाने से पहले वो एक अपने दोस्त के साथ वर्ल्ड टूर भी करते हैं जिसमें वो कई सारे देशों में घूमते हैं, इंडिया में घूमते हैं, इटली में घूमते हैं, जर्मनी में घूमते हैं, ग्रीस में घूमते हैं और फाइनली फिर वो जापान में आते हैं। अब जापान में एक छोटी सी कंपनी होती है जो शूज़ प्रोड्यूस करती है, टाइगर शूज़। तो वो उनके मैनेजमेंट से मिलते हैं और वो कहते हैं कि वो यूएस में उनके जूतों को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि एक एथलेटिक कंपनी होती है और मतलब दे प्रोड्यूस एथलेटिक शूज़ एंड एक्सेसरीज। तो वो कहते हैं कि मैं जो है आपके जूते इंपोर्ट करना चाहूँगा और मुझे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, फिल जो थे उनकी कंपनी तो कोई होता नहीं है, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई कंपनी है। तो वो झूठ मूठ वैसे ही बोलते हैं कि हाँ मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू रिबन। अचानक से ही उनके माइंड में एक आइडिया आ जाता है। तो फिर जो जापानीज काउंटर पार्ट है वो कहते हैं ठीक है, आप फिलहाल ये शूज़ ले लीजिए और इसका आप क्या कहते हैं
भुगतान कर दीजिए, हम ये भिजवा देंगे। तो वो यूएसए जाता है और वहाँ पे फिर काफ़ी टाइम के बाद उसको वो जूते मिलते हैं। वो भी एक अलग स्टोरी है कि जिसमें उसको बार-बार फ़ॉलो अप करना पड़ता है, बट वो निराश नहीं होते। मतलब वो 1 महीने में जो जूते आने चाहिए वो 4 महीने के बाद आते हैं। तो शुरू में वो जूतों की क्वालिटी से खुश नहीं होते। अब एक और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है उनके कोच बॉवरमैन की। जो बॉवरमैन होते हैं, वो एक अपने टाइम के बहुत बड़े दिग्गज कोच थे। तो वो उनके साथ टाई अप करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कंपनी है, ऐसे मैंने जूते उनसे इम्पोर्ट करना शुरू किया, और वो उनको जूता दिखाते हैं। तो बोवरमैन जूते को देख के ही कहते हैं कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो एक पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। अब जो बोवरमैन होते हैं, वो खुद ही एक शू डॉग है, एक तरीके की शू डॉग है। दोस्तों, शू डॉग एक्चुअली क्या होता है? एक उस इंसान को शू डॉग कहा जाता है जो कि हर तरीके से, हर पहलू में एक जो शू होता है, एथलेटिक शू या स्पोर्ट्स शू या नॉर्मल शू, उसको बेहतरीन करने की कोशिश में लगा रहता है। उसके लिए सोना, उठना, खाना, पीना, घूमना, बैठना, पैसे कमाना, नहीं कमाना, रोना, हँसना, सब उसके लिए एक जूते ही है, जूते को इम्प्रूव करना ही है। जूता उसके लिए आप मान लो गोल्ड और सिल्वर है, तो उसे शू डॉग कहते हैं। तो जो बोवरमैन कोच है, वो भी एक किस्म के शू डॉग होते हैं। थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट वो अपने जो टीम में जो लोग होते हैं, जो उनके मतलब वो जिनको कोच करते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो उनके शू में कुछ ना कुछ अपने ही अंदाज में उसमें कोई ना कोई चेंजेस करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। उनका सोल इम्प्रूव करते हैं, उनका हील इम्प्रूव करते हैं, उसमें रबर डालते हैं, उसके अंदर इनसोल डालते हैं, किसी का वो सोल तोड़ते हैं। वो बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ वो अच्छी चीज़ ला देते हैं। और वही जो आइडियाज़ होते हैं, फिल नाइट अपने जापानीज़ जो काउंटर पार्ट है टाइगर शूज़, उनको बोलता है, और धीरे-धीरे वो उन चेंजेस को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो अडॉप्ट करते हैं, तो उनकी शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो फिल नाइट होता है, इन जूतों को अपने ही एंड पे सिंगल हैंडेडली मार्केट करना शुरू कर देता है। और गज़ब की ये बात है, लोगों को वो पसंद भी आना शुरू कर देते हैं। अब कुछ टाइम के बाद एक बहुत अहम जो किरदार है, जिनका नाम है जॉनसन, वो भी एक उनके टाइम के एथलीट होते हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में। तो वो उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? किसी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में होते हैं। वो कहता है, मैं क्या कहते हैं, किसी शू को प्रमोट कर रहा हूँ, शायद एडिडास के शू को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो कहते हैं आप ये सब छोड़ो, मैंने ये नए जूते इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया और ये अलग ही लेवल के हैं, तो आप मेरे लिए काम करो। तो जॉनसन कहता है चलो ठीक है। अब जॉनसन का जो इस पूरे स्टोरी में, पूरे इस नॉवल में जो महत्वपूर्ण उनका जो भाग रहा है, उसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। वो बंदा अकेले पूरे ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट में जाता है, हर स्कूल में जाता है, हर कॉलेज में जाता है, हर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जाके वो मार्केट करना शुरू कर देता है और इतना बेहतरीन काम करता है। उसके लिए मतलब मानो पूरी दुनिया में बस यही काम है, उसकी ज़िंदगी यही है, उसका प्यार यही है, उसका जोश यही है, उसका जुनून यही है। और इतना अच्छा करता है वो कि खुद फिल नाइट भी इतना अच्छा नहीं कर सकता है। वो उसको पूरी आज़ादी देता है, आपको जैसे करना है करो। और वो एक, जिसे कहते हैं ना, आग लगा देना, पूरे मार्केट में आग लगा देता है। धीरे-धीरे हर कोई नाइकी का जूता ही खरीदना शुरू करता है, पहनना शुरू करता है। उसको क्या कहते हैं, यूज़ करता है अपने एथलेटिक फील्ड एंड ट्रैक इवेंट्स में, और धीरे-धीरे बहुत पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। अब इसी देर में, इसी दौरान में, क्या कहते हैं, जापानीज़ काउंटर पार्ट को भी थोड़ा-सा ये इन्फॉर्मेशन लग जाती है और उनकी मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है। तो उनको जब पता चलता है कि इतनी सक्सेस है, वो एक बार फिर से मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमारा ब्रांड बहुत बड़ा है, तो हम आपके बदले एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को रखना चाहते हैं। तो इससे फिर बहुत चिंताजनक हो जाते हैं कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया और ये मुझे कह रहा है कि आपको हटा के और कोई करे। तो दोबारा से वो जापान की जर्नी में चले जाते हैं। वहाँ पे मिलते हैं उनके ही पर्टिकुलर ऑफिस में। ओनिट्सु का ऐसा कुछ नाम होता है उसके ओनर का। तो वो कहते हैं कि देखिए मैंने आपके इस जूते को इस काबिल बनाया कि वो एक बच्चा-बच्चा भी जानना शुरू कर गया है। जिसे कहते हैं ना हाउस होल्ड नेम। और अब आप मुझसे लेकर किसी और को कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो मान जाता है कि ठीक है, आप ही इसको करिए, बट आप एक ईस्ट कोस्ट में करिए, वेस्ट कोस्ट में रहने दीजिए।
तो वो करता है। बट ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट क्या, उसका जो जॉनसन होता है वो तो पूरे अमेरिका में ही घूम के चक्कर लगा के सब जगह उसको फेमस कर देता है। जो उनका दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इतना नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली जॉनसन ही सारा बोझ उठा लेता है। और उसके सक्सेस में उसका एक बहुत बड़ा एक रोल रहता है। अब एक दूसरी तरफ एक और बहुत ही विचित्र बात होती है कि इस ब्रांड की बहुत सारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, सबको पता है, सब जगह फेमस हो रहा है, और आपके हिसाब से तो ये फिर उसको बहुत पैसा आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो फिल होते हैं वो जितना उसमें प्रॉफिट बचता है उसको वो दोबारा इन्वेस्ट करते हैं क्वांटिटी लेने के लिए। जैसे उनने पहली बार 1000 शूज खरीदे, उनको प्रॉफिट आ गया 1 लाख का। अब वो 1 लाख अपने अलग से कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, कोई निवेश नहीं करते, कहीं पे कुछ सेविंग नहीं करते, वो पूरे 1 लाख को दोबारा से उसमें इन्वेस्ट करके 2000 शूज मंगवाते हैं। फिर 2000 के बाद जब उनको और प्रॉफिट 2 लाख का होता है वो 4000 शूज मंगवाते हैं। 4000 से 4 लाख का प्रॉफिट होता है, वो और 8000 शूज मंगवाते हैं। वो अब उनका मतलब जो जिंदगी होती है वो जिसे कहते हैं ना ऑन द ब्रिम चल रही होती है, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। इवन दो वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट उनके पास पैसा कुछ नहीं बचता है। वो बस सेल्स को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, वो स्केल अप कर रहे होते हैं। उनका बस एक काम है कि ये जूता हर घर घर तक पहुंचे, हर एथलीट उसको पहने। अब इसमें एक और किरदार है जिनका नाम है स्टीव प्रीफोंटेन। हाँ, स्टीव प्रीफोंटेन। वो अपने ज़माने के 1960s में यूएस के बहुत ही खतरनाक जिसे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहे। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो उन्हें ब्रेक नहीं किया। पूरे एक जिसे कहते हैं ना लेजेंडरी फिगर थे, एक बहुत बड़े फिगर थे, रोल मॉडल थे। तो उनको क्या कहते हैं फिर जो है अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। अब जो उस टाइम के एथलीट्स है आजकल की तरह उनको स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं मिलती थी, तो स्टीव बेचारे जो थे उनको अपने दौड़ भाग के साथ अपना अलग से कुछ काम भी देखना पड़ता था, जॉब करना पड़ता था, ताकि वो पैसे कमाए और खुद अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो जो फिल होते हैं उनको पहले ही पता चलता है कि ये बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियन है। वो उनको कहते हैं ठीक है हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, स्पॉन्सर इन द सेंस कि हम आपको किसी एक जॉब में रखेंगे, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाओगे और हम आपको पे करेंगे। तो क्या कहते हैं जो हमारे स्टीव होते हैं वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद वो कई रेसेस भागते हैं और वो बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल करते हैं। उनका एक बहुत अच्छा फंडा है, वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ में कोई चीज कर रहे हो और उसमें तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो तो तुम्हें वो काम करना ही नहीं चाहिए, तो तुम उस काम के लायक नहीं हो। ये चीज उनकी रेसों में पता चलती है कि जब वो अपनी रेसों में भागते हैं वो एकदम फुल ऑन ऑल आउट भागते हैं। वो अगर क्या कहते हैं 5000 मीटर की रेस भाग रहे होते हैं तो ये नहीं है कि पहले 2000 वो आराम से भागेंगे, फिर धीरे धीरे तेज करेंगे, फिर आखिरी के 200 मीटर में दौड़ लगाएंगे। वो शुरू में ही ऑल आउट भागते हैं और यही उनकी खासियत है कि उनको कोई बीट नहीं कर पाता है। और इसी दौरान वो ओलंपिक्स में भी जाते हैं, वहां भागते हैं, बट बहुत जिसे कहते हैं ना दुर्भाग्य दुर सॉरी बहुत अनफॉर्चुनेटली वो वहां पे चौथे नंबर पे आते हैं। ये सबसे बड़ी उसमें एक पेनफुल बात है, दर्दनाक बात है कि वो नहीं जीत पाते हैं। और आने वाले सालों में वो और अपनी प्रैक्टिस करते हैं और क्या कहते हैं लगन से भागते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अपने आप को हर चीज में रखते हैं, नाइकी को भी बहुत प्रमोट करते हैं। बट एक बहुत ही इसमें ट्रेजिक एंडिंग हो जाती है उसकी, वो एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। और दोस्तों ये जो उसका ये पॉइंट है ना स्टोरी का, बहुत ही दुखदायक है। मैंने उन कैरेक्टर के बारे में, स्टीव प्रीफोंटेन के बारे में बहुत सर्च किया, बहुत मैंने आर्टिकल्स पढ़े, मैंने इतने वीडियोस देखे, और सच्ची में वो एक ऐसे लेजेंड है जो हर एथलीट को पता होना चाहिए कि ये ऐसे भी लेजेंड थे। इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, आप यूएस से हो, पाकिस्तान से हो, टर्की से हो, रशिया से हो, कहीं से भी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, आपको ये जैसे कहते हैं ना कि नेशंस को थोड़ा साइड में रख के एक एथलीट को अलग से ही देखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि कितने बड़े दिग्गज थे। वो खाली अमेरिकन के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत जिसे कहते हैं बेमिसाल रोल मॉडल थे। तो चलिए इसके बाद फिल बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उनके कोच जो है बोवरमैन, वो भी बहुत ही जिसे कहते हैं उनको भी झटका आता है, बिकॉज वो अपने प्लेयर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। फिर फाइनली नाइट ये जो है फिल, अब क्या करे, आगे तो बढ़ना ही है, तो अपने काम में लग जाते हैं।
अब इसी दौरान जापानीज की जो मैनेजमेंट है उसमें एक चेंज आता है। उसमें एक जो पुराने मैनेजर थी जिसके साथ फिल का अच्छा जिसे कहते हैं एक बॉन्डिंग होती है, वो कहीं चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्या उसमें समझ नहीं है वो स्टोरी में भी पूरा क्लैरिटी नहीं है। और इस स्टोरी में एक और चीज़ मतलब बहुत ज़बरदस्त ह्यूमर मिलेगा आपको, इतना ज़बरदस्त ह्यूमर मिलेगा कि आप हँस-हँस के लोटपोट हो जाएँगे। अब मैं ह्यूमर के बारे में उसको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक हो गया। बट वो जो एक जो मैनेजर होते हैं उसके बदले एक नए मैनेजर आते हैं जिनका नाम है किटामी। अब किटामी जो होते हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं चालाक चतुर लोमड़ी की तरह होते हैं। तो वो ठीक से रिश्ता नहीं निभाते हैं और आखिरकार वो कहते हैं हम आपकी कंपनी जो ब्लू रिबन है उसको हम खरीद लेना चाहते हैं। मतलब जिसे कहते हैं दे वांट टू गिव अ फोर्सफुल बिड कि मतलब वी वांट टू बाय दिस, ऐसा हो जाता है। तो फिर से फिल को बहुत बड़ा झटका लगता है, यार ये कैसा बंदा है, हमने इतना कुछ किया, अब ये ऐसे कर रहे हैं। और साथ साथ में ही क्या कहते हैं फिल के साथ और भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। वो जिस जिस बैंक से लोन लेते हैं वहां पे हमेशा उनके ऊपर एक तलवार लटकी होती है, बिकॉज वो कहते हैं आप अपना कैश रिजर्व रख रहे नहीं है, आपके कैश रेशियो बहुत खराब है। एक ऐसा ही बहुत बड़ा बैंक होता है जो उनको पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है आप जाइए, हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो फिल बहुत ही दुखी होता है क्योंकि वो 1 मिलियन का उनको एक्सपेंडिचर करना होता है और वो बैंक लोन देने से बिल्कुल ही मना कर देता है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उनको अपने काफी सारे डिपार्टमेंट्स में एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। जैसे ही वो मना करते हैं फिल बहुत दुखी हो जाता है। इसी दौरान एक और कंपनी होती है जो जिससे वो गारंटी लेते हैं, वो उनका एक गारंटर होता है, नीशो कंपनी होती है वो जापानीज। तो वो कहते हैं चलिए हम नीशो के पास जाएंगे, बट नीशो जो हमारा गारंटर है वो भी तभी गारंटी ले रहा है जब उनको पता है एक लोन कंपनी है जो हमें लोन दे रही है। मतलब जो क्या कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज होती है, शायद कैलिफोर्निया बैंक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो मना कर देती है। तो जो फिल होते हैं वो घर आते हैं, बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। उस दिन उनको एक और झटका लगता है। जो ही वो घर पहुंचते तो वो कैलिफोर्निया बैंक के जो एजेंट होते हैं उनके जो क्या बोलूँ उसका जो अकाउंट मैनेजर है वो कॉल करके बोलते हैं ये तो चलिए खराब चीज़ है बट हमें एक और चीज़ करना पड़ा है, बिकॉज आपने फ्रॉड किया है हमारे साथ, हम एफबीआई में एक केस रजिस्टर कर रहे हैं। देखिए भाई, एक बैंक कंपनी जो एक इतनी बड़ी ब्रांड को लोन दे रही है, एक तो लोन से मना कर देती है, कितना बड़ा झटका। दूसरा फिर उसके बाद ये भी कह रहा है आपने फ्रॉड किया है। यार कैश रिजर्व नहीं रख पाए, ये फ्रॉड हुआ, उसके लिए आप एफबीआई में जा रहे हो कंप्लेंट करने। तो बहुत झटका लगता है। तो मतलब इसमें स्टोरी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे फिल, अगर कोई और बंदा होता तो वो टोटल ब्रेक डाउन हो जाता, वो खत्म हो जाता, वो छोड़ देता। बट फिल ऐसे नहीं है, फिल थोड़ी डिफरेंट है। फिल निशो के पास जाते हैं, जो निशो जो बहुत बड़ा एक जापानीज प्लेयर होता है जो उनका सॉर्ट ऑफ गारंटर बना होता है। वो कहते हैं ऐसा हो गया। तो उनका जो क्या कहते हैं एक बहुत बड़े जो उनके मैनेजर होते हैं वो कहते चलिए कोई नहीं, आप कल हमें इस बैंक से मिलाइए, कैलिफोर्निया बैंक से। दोस्तों मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कैलिफोर्निया बैंक है कि नहीं, बट फॉर कन्वीनियंस लेट्स से वो कैलिफोर्निया बैंक ही है। तो कैलिफोर्निया बैंक के साथ एक मीटिंग रखते हैं उनके जो अकाउंट मैनेजर है। तो वहाँ पे जो अकाउंट मैनेजर है वो कहते हैं हाँ हमने ऐसा कर दिया तो हम इनको पैसे नहीं दे रहे हैं। बड़े खुशी खुशी, उनको बहुत एकदम घमंड होता है कि हमने इसको तोड़ दिया, अब यहाँ से इसको ये भी लात मारेगा। तो वो कहते हैं कितना पैसा देना है, कैलिफोर्निया बैंक से पूछते हैं। कैलिफोर्निया बैंक कहता है इनका ओवर ड्यू है, एक मिलियन डॉलर्स का है, इनने हमें देना है, नहीं तो हम केस कर देंगे। कहता है $1 मिलियन अभी ले लो। चौकन्ने हो जाते हैं वो लोग, कहते हैं ये क्या हो गया, ये इसको क्यों इतना दे रहा है। वो $1 मिलियन देते हैं। फिर दोबारा कहता है कि आपका एक बैंक है जो किसी और स्टेट में होता है, टेक्सास में, शिकागो में, कह रहे वो हमारे नीशो पेरेंट कंपनी के बैंक बनना चाहते हैं एज अ वन ऑफ द ऑथराइज बैंक। कहते हैं उनको आप बोल दो कि हम आपसे रिश्ता डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कैलिफोर्निया बैंक वाले जो होते हैं वो बिल्कुल ही पैरों तले जमीन जिसे कहते हैं खिसक गई कि यार ये क्या हो गया। और फिल जो है उनको इतना अच्छा लगता है कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि जस्टिस अपने लाइफ टाइम में अपने सामने हो तो उससे बड़ी बात क्या है, और जल्दी हो, ये नहीं है कि 20 साल के बाद हो। तो नीशो के बस जो ओनर है, वो ओनर नहीं सॉरी जो होते हैं वो उनके हेड, वो कहते हैं कि देखिए आपके इस बैंक को बिजनेस ही नहीं करना आता है। तो ये फिल को बोल देते हैं। और एट द सेम टाइम
वो फिल्म में कॉन्फिडेंस जताते हैं कि मैं आप पे पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, आपके ब्रांड पे पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। ज़्यादा बातें वो कहते नहीं हैं। फिर फिल अपने काम में फिर से लग जाते हैं। अब फाली में उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है फिल की। उनकी शादी हो चुकी थी पेनी नाम की एक औरत से, जो कि उनका इतना सपोर्ट करती है, मतलब क्या बोलूँ मैं, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वो पूरा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं, मैथ्यू और एक और उनका बच्चा होता है, 2 लड़के होते हैं। सो उनके साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, बिकॉज वो इतना अपने कंपनी में बिजी हुए होते हैं। तो फैमिली तक को उनने सेक्रीफाइस किया है, इस पूरी बुक में लिखा है, जस्ट टू बिल्ड दिस ब्रांड। बिकॉज वो एक ब्रांड उनके लिए खाली एक ब्रांड ही नहीं है, मतलब इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ हिज लाइफ, इट इज अ सिंबल ऑफ हिज एस्पिरेशंस, जिसे कहते हैं ना कि आप कुछ हटके करना चाहते हो जो कि लोगों की, जिसे कहते हैं लाइफ में एक इंस्पिरेशन बन जाए, एक डिफरेंस क्रिएट करे, एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिले। जैसे आप लोग जानते हैं नाइकी जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, बट जब भी कोई उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होता है, चाहे कितने एथलीट्स हो, वो एक अलग ही फीलिंग देता है। तो फिर जो है अपने इस काम में लगे हुए होते हैं, तो पर्सनल लाइफ जो होती है उनकी बहुत सफ़र हो जाती है। तो धीरे धीरे उनके बहुत एम्प्लॉयज़ बढ़ भी जाते हैं। उसके बाद उनके और 5-6 एम्प्लॉयज़ आते हैं, फिर उसके बाद वो और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके उनके एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो इनकी जो जापानीज़ कंपनी होती है जहाँ से सोर्सिंग करते हैं, तो वो इनको कुछ भी देने से मना कर देते हैं। और मतलब पता चल जाता है फिल को कि यार ये लोग जो है इनकी नीयत सही नहीं है। तो वो अपना अलग ही प्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, कहीं और से करते हैं। तब तक उनके जो शूज़ होते हैं वो नाइकी के नाम से नहीं बिकते हैं, वो बिकते हैं टाइगर शूज़ के नाम, अंडर ब्लू रिबन कंपनी। बट जैसे ही वो डिसाइड करते हैं कि हाँ अब जो है हम इनके साथ ज़्यादा देर रिलेशन रख नहीं सकते, जो ओनित्सुका कंपनी है, तो वो एक अलग ब्रांड से शू को प्रोड्यूस करते हैं, और तब तक उनने नाम नहीं रखा होता है। तो फिर एक दिन वो डिलिब्रेट करते हैं, यार हम जो अलग शूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो न्यू मैक्सिको में कर रहे हैं या जो बाकी फैक्ट्रीज में, मतलब इनने दुनिया की सब कंट्रीज में जाके ट्राई किया होता है। वो ताइवान में भी कर रहे होते हैं, ये आपका यूके में भी कर रहे होते हैं, ये आपका जापान में भी कर रहे होते हैं, आपका चाइना में भी आखिरी में आते हैं। तो इनकी प्रोडक्शन हर जगह ही मानो फैल गई होती है। तो अब बात ये थी कि ये कहते हैं हम नया जूता तो कर रहे हैं, यार इसका कोई ढंग का हमने नाम नहीं दिया है। अभी फॉर द टाइम बिंग इनने कुछ ऐसे ही ऑर्डिनरी सा नाम दिया होता है। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं, काफ़ी माइंड स्टॉर्म करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, बहुत डिस्कशन होता है क्या करें। बिकॉज एक जो ब्रांड होता है, एक जो नेम होता है, वो एक ही बार आप दे सकते हो, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। तो क्या कहते हैं, जो फिल होते हैं वो एक दिन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी उनका जो ओल्डेस्ट एम्प्लॉय है जॉनसन, वो कॉल करता है और वो कहता है मेरी आधी रात में मेरी नींद खुल गई और मेरे को दिमाग में एक नाम आ गया। नाम क्या है? तो फिल कहते क्या नाम? तो वो कहते हैं नाइकी। देखिए लोगों, ये जिसे कहते हैं ना ऊपर वाले का इंटरवेंशन या आकाशवाणी। नाइकी नाम उस बंदे को, जो इनका मोस्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, उसको नींद में आता है ये, और वो जाग जाते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और तब वो फिर कॉल करके बोलते हैं कि मेरे को ये सडनली एक नाम फ्लैश हुआ है। तो फिर काफ़ी नामों के साथ वो जब टॉगल करते हैं, देखते हैं ये रखे वो रखे, फिर फाइनली वो डिसाइड करते हैं नाइकी जो एक है ग्रीक गॉडेस का नाम होता है। सो नाइकी का यहाँ पे फिर क्या कहते हैं जन्म हो जाता है, एक नामकरण हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी पुरानी कंपनी से पूरा, जिसे कहते हैं रिश्ता नाता जो है, पूरा तोड़ देते हैं। अब जो ये नए नाइकी होते हैं, इनकी भी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, इनकी भी क्वालिटी में अब ये दोबारा चेंजेस करते हैं। बिकॉज जब भी आप एक नई फैक्ट्री लाते हैं, दोबारा से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं क्वालिटी को दोबारा उस लेवल पे लाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। जॉनसन को कभी ईस्ट कोस्ट बेचते हैं, कभी वेस्ट कोस्ट बेचते हैं, कभी उसको न्यू हैम्पशायर बेचते हैं, कभी कहीं बेचते हैं, कभी कनाडा बेचते हैं। तो उस बंदे ने बहुत मेहनत करता है वो। और उसके बाद क्या होता है फाइनली कि अच्छा, यह इनका एक दूसरा एम्प्लॉय है जिसके बारे में भी बोलना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है वुडल। वुडल जो है अनफॉर्चुनेटली इनको जब मिलते हैं सही सलामत एक पीस में होते हैं, बट इनको ऑफिस ज्वाइन जिस दिन उनको करना होता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाते हैं, व्हील चेयर पर होते हैं। बट इसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ का एक एक किरदार जो है एक अलग ही इंस्पिरेशन, एक अलग ही वेवलेंथ का बंदा है।
वो व्हील चेयर के के बावजूद भी रुकते नहीं है, डटे रहते हैं, काम करते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क संभालते हैं, वो स्टोर्स को ओन करने में, स्टोर्स को ऑपरेट करने में बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो उसमें लग जाते हैं। और धीरे धीरे करके ये और जॉनसन जो है, ये अब नाइकी को एक जिसे कहते हैं वाइल्ड फायर की तरह सब जगह फैला देता है, एकदम आग लगा देते हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी है नाइकी के जूते पहनता है। कोई भी एथलीट है बिना एंडोर्समेंट के भी नाइकी शूज पहनने शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे नाइकी जो है, जो पुराना टाइगर शूज है उसको ओवरटेक करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो टाइगर शूज है जो ओनिट्स्का कंपनी के हैं, वो फिर भी अभी लगे रहते हैं वहाँ पे, एक तिनके से वो, मतलब एक डोर से वो टंगे हुए हैं, बट फिर भी वो निकलते नहीं है। बट नाइकी ऐसा मतलब धमाका मचा देता है कि हर जगह छा जाता है। जो उस टाइम पे यूएस का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग कंपनी होती है शूज के, एथलेटिक्स की, एडिडास, उसको तक हिला देता है। और इतना वो लोगों को हिला देता है, इतना इनके कंपटीशन जो इनके होते हैं उनको हिला देता है कि इनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो। जितने सारे इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जैसे आपका प्यूमा हो गया, आपका कन्वर्स शूज हो गया, आपका स्पॉल्डिंग, ये सब मिलके इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रचते। एक दिन जो फिल होता है अपने घर में होता है या शायद अपने ऑफिस में होता है, तो उसको एक लेटर आता है, जिसे कहते हैं ना, आपके जो गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस होता है वहां से एक लेटर आता है, और उसमें ये लिखा होता है कि जो नाइकी उनको $25 मिलियन का फाइन कर देते हैं। वो किस चीज़ के लिए? एक छोटा सा एक लूपहोल होता है कि जब भी आप अपना कोई भी जूता बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्सेस देने हैं, जो कि आपकी जो कॉम्पिटिटर का जो लोएस्ट प्राइस है उसका 10%। तो ये होता है। और जो इनके कंपेटिटर्स है वो जानबूझ के अपना जो जिसे कहते हैं एक थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि उसको बहुत टैक्स देना पड़े, और उनके ऊपर अनफेयरली $25 मिलियन का फाइन स्लैब हो जाता है। अब देखिए, उनके पास, आपको बोला मैंने, कैश रिजर्व होता नहीं। कई बार वो कंटेम्पलेट करते हैं कि वो आईपीओ करेंगे, वो शेयर मार्केट में घुस के अपना शेयर्स बेचेंगे तो बहुत पैसा आएगा, बट वो कल्चर अपना खराब नहीं करना चाहते। उनका शुरू से ये रहा होता है, ये एक ऐसी कंपनी है जो एक अलग टाइप की है, एक अलग ही वाइब्रेंट कल्चर है। ये एक जॉब नहीं है, ये एक डिवोशन है, ये एक काइंड ऑफ जिसे कहते हैं एक पूजा है। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक हॉबी है जिसको वो लिव कर रहे हैं। तो उनके पास पैसा होता नहीं है, और $25 मिलियन अभी तो वो ग्रो कर रही होती है। अभी तो उनके खुद के हर जो अपने उनके जो क्या कहते हैं टैक्सेस वगैरह होते हैं, जो उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, वो $2 या $3 मिलियन का वो कर रहे होते हैं सपोर्ट। तो $25 मिलियन कैसे करें? पर वो डटे रहते हैं, वो इससे भी नहीं डरते हैं। मतलब यहाँ पे सच्ची में, मतलब इट इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल कि जिस तरीके से वो इतनी डोमिनेशन दिखाते हैं, वो डटे रहते हैं, वो रुकते नहीं है। वो कहते हैं मैं फाइट करूंगा गवर्नमेंट के साथ। वो कई लॉयर्स के साथ मिलते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलते हैं, उस डिपार्टमेंट में भी जाते हैं कि जहाँ से उनको फाइन किया होता है और वो उनको साफ समझ आती है कि वो लोग जो है एक्चुअली कंपटीशन की चाल में ही ये सब कर रहे हैं। ये सब उनको पता चल जाता है। तो वो कहते हैं कि अब हमें फाइट करना है। वो पूरी अपनी टीम जो होती है उनकी, जितने भी उनके 50-60 एम्प्लॉयज़ होते हैं उस टाइम पे, या 100 एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सबको इकट्ठा करते हैं। सब परेशान होते हैं, सभी बहुत निराशाजनक हो जाते हैं, बट वो उनको इतना पैपअप, इतना मोटिवेट करते हैं कि उनके अंदर भी एक नई एनर्जी आती है। वो कहते हैं हाँ सर, हम फाइट करेंगे। सर तो नहीं बोलते वहाँ पे, फिल ही बोलते हैं, हमारी तरह तो नहीं है यहाँ पे सर मैम। तो कहते हैं फिल, हम फाइट करेंगे, हम आपके साथ ही, हम पीछे रुकने वाले नहीं है। तो वो अपने बाकी कामों को जारी रखते हैं, अपनी प्रोडक्शन, अपनी सेल्स, अपना इंपोर्ट, वो जारी रखते हैं, वो काम करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। धीरे धीरे वो बहुत लोगों से मिलते हैं, जैसे मैंने कहा उनका एक कज़न भी होता है, कज़न हाउसर, उससे मिलते हुए एक लॉयर होता है, और उनका क्या कहते हैं एक नया नया एक अप्रेंटिस होता है, स्ट्रेसर, वो भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है, जो कि कहते हैं अप्रेंटिस होता है, और उनका एक लॉ टीम में वो भी होता है कज़न हाउसर के साथ। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ये केस आपको ही जीतना है, और ये जीत एक सच्चाई की है, एक ब्रांड की है जिसने इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा है, खुद के बल पे बढ़ा है। तो वो केस लड़ते हैं, और वो इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं, इतना मतलब डट के मुकाबला करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि अल्टीमेटली वो फाइन जो है रिड्यूस हो जाता है। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अगर वो उसको जिसे कहते हैं टॉपसी टर्वी कर दे, अगर उसको एकदम से
उल्टा दे तो वो एक गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वो कहते हैं कि फिल ये हटा तो नहीं सकते हैं, और आपने थोड़ा सा वायलेशन किए, वो ठीक है, आपके कंपेटिटर्स ने कंस्पायर करके आगे लाया, बट वो हल्की फुल्की वायलेशन है, तो आप हमें चलिए $9 मिलियन दे दीजिए। तो ये पूरा केस जो है $9 मिलियन में सेटल हो जाता है। तो आपने देखा कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसके बाद भी जो फिल है वो कभी डरते नहीं है, कभी घबराते नहीं है। वो कहते घबराने की बात ही नहीं है, और वो हमेशा कहते हैं, स्टीव की बात कहते हैं कि मुझे हराना मुश्किल है, मुझे कोई हरा सकता है, बट मुझे हराने के लिए तुम्हें अपना खून बहाना पड़ेगा। वो लाइन में से इंग्लिश में है, एंड इंग्लिश में इट साउंड्स डिफरेंट, दैट आई कैन बी डिफीटेड बट टू डिफीट मी यू विल रियली हैव टू ब्लीड योरसेल्फ। तो ये पूरा क्रक्स है, मतलब इस पूरे स्टोरी का, कि अगर आप किसी चीज़ को जिद्दोजहद से परस्यू कर रहे हैं, पूरी मेहनत लगा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, आप उसमें लगे रहिए। आपका अगर ड्रीम है, आपने कोई दिमाग में एम्बिशन बनाई है, आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ हासिल करना है, अब वो कैसे हासिल होगा, कब हासिल होगा, आपको वो नहीं देखना है, आपको उसी में लगना है, आपको वो काम करना है। मतलब आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ईच वन ऑफ यू, आप ये तो ज़रूर पढ़िए। ये जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है शू डॉग, मतलब इसमें आपको इतने एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और इसमें आपको इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस मिलेंगे कि जिससे फिल नाइट फिर भी सक्सेसफुली निकलता है। आपको खुद पता चलेगा कि लाइफ जो है, आप लाइफ में कितना पहले ही गिव अप करते हैं। कितनी बार हम लोगों के साथ होता है कि हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं यार ये तो मुश्किल है, यार ये कैसे होगा। कोई कहता है यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो कोई दूसरा कहता है यार तू एक्टर बनेगा, इतने सारे एक्टर लगे हुए। कोई मॉडल बनना चाहता है, कहते हैं यार क्या मॉडलिंग करेगा यार, लाखों पड़े। कोई बिजनेस करना चाहता है, लोग कहते हैं यार जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं यार, कैसा है। अब कोई यूट्यूबर बनता है, तो कहते हैं यार यूट्यूबर कुछ लोग बन सकते हैं, यूट्यूब में आपको एक अलग टैलेंट चाहिए, आप नहीं बन सकते हो। ऐसा नहीं है। आपका जो भी ड्रीम है, जो भी ड्रीम है, आप उसको परस्यू करो विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। यही मॉरल है शू डॉग का, आपको रुकना नहीं है। इसमें आखिरी में फिल नाइट एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं प्रेजेंट में आके कि अमेरिका में अब जो लोग हैं, जितने बच्चे हैं स्कूल गोइंग तो नहीं, जितने आपके कॉलेज गोइंग है, वो पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, पहले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बट उनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जैसे ख़त्म हो चुका है। मतलब वो ये कहते ही सेज कि व्हेन आई गो टू किड्स इन द कॉलेजेस एंड आई इंटरेक्ट विद देम, व्हिच ही लव्स अ लॉट, उनको बहुत पसंद आता है। तो वो ये कहते हैं कि व्हेन आई डिस्कस समथिंग विद देम, they are always cynical that what is the economy, what is going to happen with the economy, is the market going to go further up, is it going to go down, is the competition going to be tough। मतलब क्या कंपटीशन ज़्यादा टफ होगा, क्या हम अगर ये करेंगे तो हमारा आइडिया सक्सेसफुल होगा, क्या बिजनेस आगे सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या इकोनॉमी अच्छा करेगी। मतलब वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे प्रेजेंट टाइम में लोग आ रहे हैं, तो एक वो सिनिसिज्म आ रहा है, वो ज़्यादा सिनिक बन रहे हैं, वो निराशाजनक पहले ही हो रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि वो करना क्या चाहते हैं, वो पहले ही सोचते हैं यार ये मुसीबत है, वो मुसीबत है, यार ये नहीं सोचना है। गाइस, ये पूरी बुक का एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिवली सोचना है। अगर फिल नाइट ने पॉजिटिवली नहीं सोचा होता, क्या वो इस मुकाम पर तक पहुंच जाते। नाइकी इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड, द बिगेस्ट ब्रांड एथलेटिक्स एंड स्पोर्टिंग में, इट इज़ द बिगेस्ट ब्रांड। और इवन आपके ओवरऑल ग्लोबली अक्रॉस इंडस्ट्रीज ऑल्सो इट इज़ इन द टॉप 10 ब्रांड्स, एंड इट्स वेरी वेरी बिग। इनने बहुत सारी इनोवेशंस की है। इवन फैक्ट्रीज में फिल बताते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, इनके फैक्ट्री में क्या होता था, सब फैक्ट्री में होता है कि जितने शूज़ एंड अपैरल फैक्ट्री है, उसमें एक रबर फैक्ट्री होती है जिसमें रबर को बर्न किया जाता है एंड उसकी फ्यूम से कैंसर निकलता है। इसने उसके लिए एक ऐसा एवोल्यूशन लाया कि वो जितने फ्यूम्स हैं, दे आर काइंड ऑफ लिक्विफाइड एंड इट डज नॉट स्प्रेड कैंसर। 95% वो कैंसर रोक देते हैं। तो हर चीज़ में इनोवेट करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अपने जो लेबर है, लेबर यूनियन से बहुत ही इनको क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट मिलना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो है कंडीशन सही नहीं है। जबकि फिल ने खुद बताया कि जब उन लोगों ने ज्वाइन किया था उनकी कंडीशन इससे भी ख़राब थी, बट जो लोग हैं पहले ही क्रिप करते हैं।
तो फिल ने उसको नेगेटिव नहीं लिया, फिल ने कहा चलिए ठीक है ये प्रॉब्लम है, हम इसको भी ये सोल्यूशन देंगे। वो पूरा पायनियर है, वो बंदा हर चीज में पायनियर करता है, जिसे कहते हैं ना, ही इज अ पायनियर इन एवरीथिंग, ही लाइक्स टू इनोवेट, ही टेक्स एवरी अपॉर्चुनिटी एट एवरी एडवर्सिटी टू टर्न इट इनटू समथिंग बिग। ये बहुत बड़ी खासियत है फिल नाइट की। सो गाइज आई वुड रिकमेंड, ये बुक तो मस्ट रीड है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी एज के, किसी भी फील्ड में, आप 20 साल के, आप 40 साल के, आप 50 साल के, या अगर आप 16 साल में और आप कंफ्यूज है आपको लाइफ में करना क्या, आपको नहीं समझ आ रही है, ये बुक पढ़िए। ये बुक आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। जब जब आप लाइफ में कंफ्यूज होंगे और आप इस बुक के बारे में सोचेंगे, इनके अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में सोचेंगे, यू विल गेट सो मच इंस्पिरेशन, so much कि you will be much stronger than before. So I would recommend everyone to read शू डॉग। सबको मैं यही सुझाव दूंगा कि शू डॉग जरूर पढ़िए। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सका, बट जब आप इसको पढ़ेंगे, वो सारी चीजों के थ्रू आप गो करेंगे, यू विल फील कि हाँ यार मैं खुद ही इन सब चीजों से गुजर रहा हूँ और कैसे मैं इन सब चीजों से बाहर आ सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने जिस दी है, ये स्टोरी जो बताई है, आपको पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ आपको पक्का इससे पॉजिटिव सीखने को मिलेगा, कुछ लर्न करने को मिलेगा, कुछ आप इस स्टोरी को पढ़ के लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हासिल करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, जो मैंने आपको भी बताया है, इस पूरा स्टोरी का क्रक्स, ये तो एक क्रक्स है, बट इस बुक को ज़रूर पढ़िए। दिस इज़ ट्रूली अ लेजेंडरी बुक। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत मज़ा आया मुझे स्टोरी बताते हुए, मेरे को खुद बहुत मोटिवेशन मिली है और आशा करता हूँ आप सबको भी मिली होंगी। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि अगर कोई ऐसी बुक मैं दोबारा पढूँ जो कि हटके है, तो उसका मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, साइनिंग ऑफ, योर फ्रेंड प्रतीक कौल। टेक केयर, बाय।